वालेकुम टू ऑल। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में काइनेसियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरापी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज थेरापी है क्या। कहता है कि जो एक्सरसाइज थेरापी है ना, ये क्या करता है कि जो पेशेंट की जो रिकवरी होती है उसको एक्सेलरेट करता है। मतलब कि अगर कोई भी पेशेंट है, उसको इंजरी हो गई है, डिजीज़ हो गई है, ठीक है, वो उसने अपने नॉर्मल वे उसका जो है वो चेंज हो गया है, अल्टर हो गया है, तो ये उसको क्या करेगा, उसकी पेशेंट की रिकवरी को इन्हांस करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, जब भी कोई भी हमारा जो होता है नॉर्मल वे ऑफ लिविंग अल्टर हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है कि फंक्शनिंग में चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, और उसकी जो मतलब कि जो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसका क्या काम होता है कि ये एक्सरसाइज थेरापी हमें इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा पेशेंट जो होता है, ठीक है, उसको हम रिकवर करने के लिए एक्सरसाइज थेरापी कराते हैं, ताकि वो अपने नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो फिर से कर सके और वो हमारी इंजॉय कर सके क्या रिक्रिएशन को। ठीक है, अब है कि जो इसका प्रोसेस क्या था लेकिन इस एक्सरसाइज थेरापी का थोड़ा प्रोसेस डिले होता है। डिले क्यों होता है? जिसमें जो हमारे जो मस्कुलर वीकनेस, मतलब कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना होता है कि हम इसमें एक्सरसाइज थेरापी में हमें एक एक्टिविटी को रिपीटेडली, मतलब कि रेगुलरली करते रह जाते हैं। ठीक है, इससे करने से हमारी क्या हो जाता है कि हमारी जो भी इंजरी हुई है उसमें रिहेबिलिटेशन आ जाएगी। ठीक है, और बंदा फिर से वो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग में रह सकता है। एक्सरसाइज थेरापी क्या करवाती है कि एक हमारे बंदे को क्या करती है, उसके एबिलिटी को इन्हांस करती है। ठीक है, अगर उसके मसल्स वीक हो गए हैं तो एक्सरसाइज थेरापी की वजह से हम, या उसके मसल इनएक्टिव हो गए हैं तो फिर इस एक्सरसाइज थेरापी की वजह से उसे हम क्या करेंगे, उसकी मसल्स की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे ताकि वो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग अटेन कर सके, उसको ऑब्टेन कर सके। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि एक्सरसाइज थेरापी होती क्या है, उसको बताया कि कैसे होती है, किस किस लिए ज़रूरी है, मसल को इन्हांस करने के लिए, ये सारा पढ़ा। अब हमारा है कि इसके एम्स क्या है एक्सरसाइज थेरापी का, मतलब कि इनका काम क्या होता है। ये क्या कराती है, जो हमारी जो एक्टिविटी होती है उसको प्रोमोट कराती है, और हमारी जो इनएक्टिविटी होती है उसे मिनिमाइज़ कराती है। ठीक है, ये एक इसका एम हो गया। अब अच्छा, दूसरा इसका जो काम है, कोई भी स्पेसिफिक मसल है या मसल का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं हो रही, ये उसकी इनएफिशिएंसी को करेक्ट करती है। अच्छा, तीसरा इसका पॉइंट ये है कि ये पेशेंट को इनक्रेज करती है ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एबिलिटी बढ़ सके, और वो अपनी नॉर्मल वे ऑफ लिविंग में फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कर सके, और इसकी रिहेबिलिटेशन को एक्सीलरेट कराती है। ये इसके 3 एम्स हैं। अब इस एक्सरसाइज थेरापी के जो टेक्निक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो टेक्निक्स हैं, इसमें सबसे पहले है एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट में वॉलंटरी मूवमेंट और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी जो कि हमारा पेशेंट खुद करता है उसे वॉलंटरी मूवमेंट कहते हैं। इसके टाइप्स हैं असिस्टेड, फ्री, असिस्टेड, रेजिस्टेड और इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स मूव। इनवॉलंटरी जो हम बंदा खुद नहीं करता, हम एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए उसको मूवमेंट करवाते हैं। अब ये इसके टाइप्स हैं। इसकी जो वॉलंटरी, ये जो 4 टाइप्स हैं, इन पे पूरा चैप्टर है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इधर है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट मतलब कि जो पैसिव मूवमेंट जो होती है, जो हमारी जो होती है वो एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए पैसिव मूवमेंट होती है। वॉलंटरी जो होती है वो हमारी अंडर कंट्रोल में होती है, पीछे हमने पढ़ा। इनवॉलंटरी जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब इधर है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, इसकी टाइप और पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन, ये टेक्निक है। इस मूवमेंट्स पे पूरा चैप्टर है, एक्टिव और पैसिव पे अलग अलग चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पोस्चर क्या होता है, जो पोस्चर मूवमेंट बिगिन और एंड इन पोस्चर। ठीक है, अब कोई भी मूवमेंट होती है ना, वो जब बिगिनिंग होती है उसकी एंडिंग में देखेंगे कि उसका पोस्चर है क्या, मतलब कि मूवमेंट करने से पहले और बाद में उसके पोस्चर के बारे में कैसा है, और उसमें देखेंगे कि वो एक्टिव मूवमेंट करा रहा है या इनएक्टिव मूवमेंट कर रहा है। एक्टिव मूवमेंट में जो होती है, जो हमारी पोस्चर होता है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मतलब कि जैसे इसका रेस्पॉन्स होगा उस डिमांड के हिसाब से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब पैसिव मूवमेंट में क्या होता है कि हमारी जो एक्सटर्नल सोर्स होता है, मतलब कि मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, उसको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इधर है टेक्निक्स जो कि एफिशिएंट हैं, किस लिए, ताकि इनके ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले है कि हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि
मतलब कि एक्टिविटी के हिसाब से उसकी डिमांड को देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे इसकी पैटर्न ऑफ द मूवमेंट क्या है जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी है नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। अच्छा, ये कहता है कि मसल्स तभी एक्टिव हो सकते हैं जब उसके मोटर यूनिट्स एक्टिव होंगे। जो हमने पीछे पढ़ा था कि जो मोटर यूनिट्स होते हैं वो जब मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा मोटर यूनिट्स होंगे उतनी अच्छी से अच्छी मूवमेंट हो जाएगी बंदी में। अब कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना हमारी स्ट्रेंथ की जो कॉन्ट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस, और जो कि अपोजिंग करती है किसकी, डिग्री ऑफ द रेजिस्टेंस को। मतलब कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की कम हो जाएगी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। अच्छा, इसलिए इधर लिखा हुआ है कि कुछ मसल्स होते हैं जो कि वीकर होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को इन्हांस करने के लिए इंड्योरेंस ज़रूरी है। इंड्योरेंस क्या होता है कि कोई भी एक रिपीटेड एक्शन करना है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब कि लॉन्ग पीरियड तक उसको रिपीटेड कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है या कोई भी मूवमेंट कर रहा है, उसको हम इंड्योरेंस कहते हैं। कोई भी हमारा जो लेंथनिंग रिएक्शन है या शॉर्टिंग मसल है उसकी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेंगे तो फिर जो एंटागोनिस्ट मसल होगा वो क्या करेगा, स्टिफ जॉइंट पे जो रेंज ऑफ मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है। अब दूसरा इसका पॉइंट है कि जो मतलब जो मास मूवमेंट होती है उसके जो पैटर्न होते हैं वो यूज़ होते हैं किस लिए, फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ना ये हमारी पेशेंट के लिए नेचुरल होती हैं और सिमुलर किसके लिए होती हैं, मतलब कि ये सिमिलर होती हैं जो कि एवरीडे लाइफ में जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं उस मूवमेंट से रिलेटेड है। इधर ये एक पॉइंट है कि जब एक्टिविटी इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब कि अब एक एक्टिविटी बंदा कर नहीं पा रहा तो क्या करें, उसके लिए हमने क्या करते हैं कि जैसे कि उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको इन्हांस करेंगे। ठीक है, ताकि वो क्या करेगा कि वो अपनी जो एक्सटेंसिबिलिटी है मसल को, ताकि मसल्स के एक्सटेंड हो सके और उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट फ्री हो सके जॉइंट में। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जिसमें हमारी फोर्स पैसिव मूवमेंट, मतलब कि पैसिव मूवमेंट होगी लेकिन उस पर हमने क्या लगाना होता है, फोर्स लगाना होता है। किस लिए, ताकि उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो जॉइंट पे है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या कराते हैं, फोर्स्ड पैसिव मूवमेंट करवाते हैं। अब इधर है टॉपिक अप्रोच टू द पेशेंट्स प्रॉब्लम। इधर हम देखेंगे कि एक प्रॉब्लम जो भी अराइज होते हैं किसी भी फंक्शनिंग की लॉस की वजह से, उसके लिए क्या क्या फिजियोथेरापिस्ट को करना चाहिए और पेशेंट को क्या करना चाहिए। ठीक है, वो हम इस टॉपिक में सारा आ जाएगा। किसी भी मूवमेंट हो रही है जो हमारी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए पेशेंट का मतलब कि उसको काउंसलिंग करना उसकी ज़रूरी है, ताकि अगर पेशेंट विलिंग ही नहीं होगा मूवमेंट करने के लिए, वो अपने मतलब कि एक बोझ समझेगा ये सब को चीज़ें को, तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि उसकी हमने काउंसलिंग करनी है और उसे हमने ठीक से बताना है कि ताकि वो अब हमारे इस काम में हमारा साथ दे सके। ठीक है, ये सबसे पहले मेन पॉइंट है। अब इधर है पेशेंट की कंडीशन को असेस कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले ट्रीट करने से पहले हमने क्या कराना होता है कि हमारी जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है कि वो जब पेशेंट आएगा तो उसको देखेगा कि वो आ कैसे आए। ठीक है, उसको सारी चीज़ें पहले असेस करनी पड़ती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी हिस्ट्री लेनी है, वो सारा के उससे पहले उसने किसी को चेक करवाया या नहीं चेक करवाया, ये सारी चीज़ें इसमें असेसमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, अब इधर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट डज पेशेंट नीड टू डू, मतलब कि पेशेंट को क्या करना चाहिए। पेशेंट को ये करना चाहिए कि वो हमारे जो फिजियोथेरापिस्ट है उसकी कोऑपरेशन से वो जो भी वो कहे फिजियोथेरापिस्ट वो एक्टिविटीज़ रेगुलरली करता रहे। अब है व्हाट कैन पेशेंट डू, मतलब कि पेशेंट कर क्या सकता है। पेशेंट की ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कराता है कि वो अपनी जो उसकी फंक्शनिंग लॉस हो सकती है, लॉस हो चुकी है, तो उसको करेक्ट करने के लिए वो पूरा उम्मीद है और इसमें मतलब कि जो भी हो सके उसको करे। जैसे भी अगर उसको पेन भी हो रहा है तो लेकिन पेन को नज़रअंदाज करके उसको नेगलेक्ट करके वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलरली करता रहे, ये एक उसका काम होता है। अब कहता है व्हाट इज़ पेशेंट अनएबल टू डू, मतलब कौन सी चीज़ें जो मतलब कि पेशेंट नहीं कर सकता। जैसे कि कुछ मसल की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, जॉइंट की रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने के लिए मतलब कि एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट होती है वो पेशेंट खुद नहीं कर सकता, उसके लिए फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल होता है जो कि उस पेशेंट की वो सीरीज़ ऑफ टेस्ट करता है किसको चेक करने के लिए, ताकि उसकी मसल इफ़िशिएंट बनाने के लिए और उसकी जॉइंट की जो रेंज ऑफ मूवमेंट है उसको इन्हांस करने के लिए, ताकि वो नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म कर सके।
अब कुछ इधर मेथड है टेस्ट करने के लिए। इधर हमारे मेथड दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा है फंक्शनल टेस्ट। फंक्शनल टेस्ट ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमने किस चीज़ को असेस करना है, पेशेंट की नीड और उसकी एबिलिटी को, ताकि वो फंक्शनल एक्टिविटीज़ कर सके। जैसे कि उसकी पर्सनल केयरिंग, वर्क, मतलब कि जो भी घरों काम हो जाएगा, जो भी होम में हो गए, बेड ट्रांसफ़र करने में, सारा जो डेली एक्टिविटीज़ में, मतलब कि जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं विद इन अ होम, वो इसमें फंक्शनल टेस्ट उसके लिए ज़रूरी है, उसको असेस करने के लिए ज़रूरी है। अब जो दूसरा टेस्ट है वो है जॉइंट रेंज। अब इसके लिए क्या है, इस टेस्ट में हमने क्या करना है कि जॉइंट की रेंज या मूवमेंट को देखना है कि अब अगर एग्जांपल ले लें कि काफ मसल है, वो उसको रिलैक्स करेंगे और उसकी नील को फ्लेक्स करेंगे ताकि उसकी एंकल जॉइंट की फुल ऑफ रेंज या मूवमेंट को चेक कर सकें। मतलब कि जो डिफरेंस जॉइंट्स पे जो मूवमेंट हो रही है उसको चेकअप करना है कि उसकी कितनी रेंज या मूवमेंट है। तो अगर उसकी कम है तो उसको इन्हांस करने के लिए ये सारे ये टेस्ट होता है। अब तीसरा टेस्ट है वो न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी के लिए। इसके अब ये जो होता है इलेक्ट्रिकली भी होता है और मैन्युअली और मैकेनिकली होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल टेस्ट। ये जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट होते हैं इसको ये डॉक्टर कैरी करता है। इसमें हमारे इलेक्ट्रोमायोग्राफ यूज़ होते हैं और एक कर्व देखते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कब आती है, उसको देख के हमने क्या करना होती है, ये टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। अब दूसरा है मैनुअल मसल टेस्टिंग। अब ये मैनुअल मसल टेस्टिंग, इसमें कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैनुअली होती है। इसमें हमने क्या देखना होता है कि मसल टेस्ट करेंगे, उसको एक्यूरेट, उसको एफिशिएंट देखेंगे, उसके मसल एफिशिएंट है या नहीं। इधर इसके ग्रेड बनाए हुए हैं कि 0 से लेके 5 तक। 0 ग्रेड देखें, इसको 0 ग्रेड में क्या होगा कि उसकी मसल की नो कंट्रैक्शन, मतलब कि कोई भी कंट्रैक्शन नहीं होगी। और नंबर 1 ग्रेड में हमारा फ्लिकर, मतलब कि थोड़ा सा फ्लिकर आएगा उसमें मूवमेंट, मतलब कि एक झटका सा आएगा। अब जो दूसरा ग्रेड उसमें वीक मूवमेंट, मतलब कि नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट से थोड़ी कम मूवमेंट होगी, तो उसको हम सेकंड ग्रेड में लेते हैं। जब ग्रेड 3 है वो फेयर, मतलब कि जो उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट ना, उसको हम फेयर ग्रेड 3 कहते हैं, मतलब कि जो मूवमेंट होगी वो अगेंस्ट ग्रेविटी करेगा। अब जो ग्रेड 4 होता है उसमें हमारी जो मूवमेंट होती है उसमें हमने क्या मूवमेंट करते हैं और थोड़ी रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है, ये 4 ग्रेड में। और 5 ग्रेड में जो होती है हमने क्या करना होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी हमारा पेशेंट है वो सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ग्रेड 3 से। अगर ग्रेड 3 में वो कर पा रहा है तो आगे ग्रेड 4, 5 में जाएंगे, नहीं तो नीचे जाएंगे ग्रेड 2 और 1 में। अब ये सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, इसमें हमने क्या करना होता है, उसको रिलेशनशिप देखते हैं किसके लिए ज़रिए, पावर के ज़रिए और डेवलप, मतलब कि पावर को डेवलप करेंगे और हाइपरट्रॉफी, मतलब कि मसल मास इनहांस करेंगे। इसमें एक टेक मेजर होता है जो कि यूज़ होता है, वो क्या मेजर करता है, हमारी जो लिम्ब होती है उसकी सर्कमफेरेंस को यूज़ करता है। मतलब कि इसमें हमने पावर को डेवलप करना है और मसल मास को इंक्रीज़ करना है। सर्कमफेरेंस मूवमेंट इसमें कौन सा यूज़ होती है, टेप मेजर होती है, जो कि क्या मेजर करती है, लिम्ब की सर्कमफेरेंस को। अब इधर है हमारी, ये सारे उसके टाइप्स हैं न्यूरोमस्कुलर के, ठीक है। अब स्टैटिक पावर टेस्ट, इसमें हमने क्या करना है कि आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन कराएंगे और उसकी पावर को देखेंगे, ठीक है। ये इधर लिखा हुआ है कि 50 और 100 पाउंड तक, ठीक है। इसमें हमने जैसे कि अब एक्सटेंसिबिलिटी करेंगे स्प्रिंग की, वो ये सारा देखेंगे कि उसमें मसल का ग्रुप कैसे उसकी कंट्रैक्शन होगी और जहाँ पॉइंट तक उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट पूरी हो जाएगी, तो उधर हमने क्या कराना होगा, उधर हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। स्टैटिक में इसमें क्या होता है कि लेंथ चेंज नहीं हो रही, ठीक है, पावर उसको चेक करेंगे मसल्स की। उधर मतलब स्टैटिक में कोई भी मूवमेंट मतलब नहीं करानी। इधर डायनेमिक में क्या कराना है, मूवमेंट करवानी होती है हमारी, ठीक है। इसमें ये डी लॉर्मी और वेटकिन ने ये बताया था कि प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज के बताता है कि अगर मैक्सिमम मेट वो जो कि एक वंस, मतलब एक दफ़ा उसको लिफ्ट किया जाए तो उसे हम 1 रिपीटेशन मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। अगर वो 10 टाइम नेचुरल स्पीड से लेंगे तो उसको 10 रिपीटेशन मैक्सिमम कहेंगे। ये सारा इधर बताया हुआ है कि डायनेमिक पावर टेस्ट होता है। इसमें 1 टाइम होगा तो 1 रिपीटेशन मैक्सिमम का इसका कॉन्सेप्ट मिला, 10 टाइम होगा तो 10 रिपीटेशन मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट आएगा। किसने दिया था, डी लॉर्मी एंड वेटकिन ने। किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव, मतलब कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, मतलब इसे रेजिस्टेंस दे के उसको उसके प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये डायनेमिक पावर टेस्ट था। इधर 2 कॉन्सेप्ट हैं, 1 रिपीटेशन मैक्सिमम और 10 रिपीटेशन मैक्सिमम।
इधर मतलब कि जो मूवमेंट जो लिफ्ट करेगा वेट वो 1 टाइम करेगा, इधर 10 टाइम करेगा, 10 टाइम करेगा, लेकिन उसमें कोई भी रेस्ट नहीं करेगा। अब इधर इंडोरेंस टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि इंडोरेंस चेक करेंगे तो उसको कहेंगे कि मैक्सिमम आवर को उसको चेक करेंगे कि वो रेगुलर एक्टिविटीज़ करेंगे प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो उसको फिर चेक करेंगे। तो अगर कोई मतलब कि अगर आपको किसी ने को कहा गया कि आपने एल्बो को फ्लेक्स करना है, तो उसको कहेंगे कि तुम रिपीटेडली कर लो, करता जाएगा। फिर उसको देखेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो थक जाएगा, तो फिर उसका कहेंगे कि इसका जो एंडोरेंस टेस्ट है वो इतना आ गया। अब स्पीड टेस्ट क्या होता है, कोई भी मतलब कि हमने कोई स्टॉप वॉच यूज़ करके किसी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवा ली, तो उसको हम उसको चेकअप करने के लिए स्पीड टेस्ट होता है। अब ये सारे उसके न्यूरोमस्कुलर के टाइप्स थे, उसमें आ गए। अब है टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन टेस्ट किस लिए होता है कि इसमें हमने क्या करना होता है, पेशेंट का गेट मतलब कि उसकी वॉकिंग, वो वॉक कैसे करता है, जो वॉकिंग वाला सारा प्रोसीजर होता है उसे हम गेट कहते हैं पेशेंट का। उसको देखेंगे और उसको देखेंगे कि वो उसकी जब वो वॉक करता है तो उसकी स्पेसिफिक मूवमेंट कराता है कि नहीं, जैसे कि फिंगर, और कोई जैसे होता है कि वो उसकी एक्सप्रेसिव मूवमेंट होता है, जैसे कि वो हील को अप कर रहा है और जो हमारी शिन बोन है जो कि टिबिया है उसको अपोजिट साइड में डाउन लेके जा रहा है। टेस्ट फॉर सेंसेशन, जो सेंसेशन वाला जो भी सारे टेस्ट होते हैं वो इसके लिए पूरी न्यूरो की बुक होती है, उसमें सारे सेंसेशन मतलब चेक करने के टेस्ट होंगे, जो कि इधर मेंशन नहीं हुए पड़े तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब है मेजरमेंट ऑफ वाइटल कैपेसिटी और रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन। अब स्पायरोमीटर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, वाइटल कैपेसिटी को मेजर करता है। इसमें हमने क्या करना होता है, जो कि हमारी जो पेशेंट जो होता है उससे हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जितना हो सके वो ब्रीथ ले, ठीक है। वो ब्रीथ फिर माउथ पीस में डाल के स्पायरोमीटर में जाएगा, फिर वो क्या करेगा, जिससे हमने उसका वॉल्यूम रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। ये उसकी फिर उस ब्रेथ की वाइटल कैपेसिटी को मेजर करेगा। मेजरमेंट ऑफ लेग लेंथ, अब जो लेंथ है लेग की उसको करेंगे, ठीक है। अब देखो कि अगर शॉर्टनिंग ऑफ लेग हो गई है, ठीक है, वो किसके ज़रिए मेजर होती है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो कि होती है उसके ज़रिए, या अपर मर्जन जो होता है उसका ग्रेट रोकेंडर का, उसको देखेंगे किसके रेफरेंस से, लेटरल मेडुलस जो होता है हमारा उससे रेफरेंस में उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में एक पूरी बुक है जो कि आर्थोपेडिक सर्जरी में पढ़ाई जाती है, जो कि वाल्टर मर्सर की है, ताकि उसमें हम देखेंगे कि शार्डनिंग होती है हिप रीजन पे, किसी भी रीजन पे, तो उसकी उस लेंथनिंग या शॉर्टनिंग में कौन कौन सी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं वो सारी टेक्निक इसमें बताई गई हैं उस बुक में। अब नेक्स्ट जो एक टेस्ट है वो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ द पेल्विक इंक्लिनेशन, मतलब कि जो हमारी पेल्विस बोन है वो कितनी एंगल पर इंक्लाइंड है, उसको देखने के लिए हमारा पेल्विक इंक्लाइनोमीटर होता है, जो कि क्या करेगा कि पेल्विस को देखेगा, इंटीरियर पोस्चर जो इंक्लिनेशन होगी पेल्विस को उसको मेजर करने के लिए हमारा पेल्विक इंक्लाइनोमीटर होता है। अब ये सारा असेसमेंट के बाद, सारे ये टेस्ट करने के बाद उसकी हमने क्या करानी है, टेस्ट वाले देखने के बाद उसकी एक क्लिनिकल ट्रीटमेंट का एक प्लान बनाएंगे, ताकि वो एक नोट्स के फॉर्म में हम लिखेंगे कि ये चीज़ें, वो सारी जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी नोट करके फिर उसको बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे उसको, और ये यूज़ होता है उसकी मतलब अकॉर्डिंग टू उसकी डिफॉर्मिटी, किसी भी इंजरी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। वो नोट्स के फॉर्म में आप रख सकते हैं सारी चीज़ें ये देख के, पहले सबसे पहले असेसमेंट होती है। इसी के साथ ये हमारा जो काइनेसोलॉजी का 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब इंशाल्लाह ताला मैं अगले लेक्चर्स हम फिजियो के कुछ स्टार्ट करेंगे, इसके 3 चैप्टर्स हो गए हैं कहानी के। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को लेके आप मतलब कि कोई क्वेश्चनिंग है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि उस क्वेश्चन को अगर मुझसे नहीं हो पाया तो किसी सीनियर से लेके भी मैं आपको बता दूँगा। अपना ख्याल रखना, बाय।